एक समय था जब अमेरिका और ईरान बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे। लेकिन फिर आया साल 1979 और सिर्फ एक साल के अंदर ये गहरी दोस्ती कट्टर दुश्मनी में तब्दील हो गई। तो आइए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के दो सबसे करीबी सहयोगी एक साल से भी कम समय में जानी दुश्मन बन गए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस एक बदलाव ने मिडल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए हमें 1979 के ईरान को दो हिस्सों में देखना होगा, एक पहले का ईरान और एक बाद का। 1979 से पहले एक ऐसी राजशाही जो पूरी तरह से वेस्टर्न थी, अमेरिका के साथ गहरी मिलिट्री और इकोनॉमिक दोस्ती थी। और 1979 के बाद एक इस्लामिक रिपब्लिक, दशकों तक चलने वाले सैंक्शंस और दुश्मनी। मतलब जमीन आसमान का फर्क था, जैसे एक ही देश की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें हों। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, समझते हैं कि आखिर इस दोस्ती में दुश्मनी के बीज कहां से पड़े, इस क्रांति की जड़ें कहां थी। तो कहानी शुरू होती है 1951 से। तब ईरान के प्रधानमंत्री थे मुसद्दिक, जिन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ईरान के तेल उद्योग को नेशनलाइज कर दिया। अब जाहिर है अमेरिका और ब्रिटेन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और नतीजा 1953 में CIA और MI6 ने मिलकर तख्ता पलट करवा दिया। सत्ता में आए शाह रजा पहलवी, उन्होंने आते ही वेस्टर्न कंपनियों को तेल का कंट्रोल वापस दे दिया और ईरान को मॉडर्न बनाने के नाम पर व्हाइट रेवोल्यूशन शुरू किया। यहीं से आप कह सकते हैं कि भविष्य में होने वाले बड़े बवाल की नींव रखी जा चुकी थी। अब इस पूरे कहानी के सेंटर में दो लोग थे जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ शाह रजा पहलवी, जिनका विजन था ईरान को एक मॉडर्न वेस्टर्न देश बनाने का, उन्हें अमेरिका और मिलिट्री का पूरा सपोर्ट था। और दूसरी तरफ थे आयतुल्ला खुमैनी, वो चाहते थे एक आज़ाद इस्लामिक रिपब्लिक और उन्हें सपोर्ट था ईरान की आम जनता का। ये सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि दो विजन्स की, दो दुनियाओं की टक्कर थी। तो अब आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर, जब ये चिंगारी आग में बदल गई। देखते हैं कि कैसे वो असंतोष जो सालों से लोगों के दिलों में सुलग रहा था, एक ऐसी क्रांति की आग बन गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हर क्रांति का एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ईरान की क्रांति में वो दिन था ब्लैक फ्राइडे, 8 सितंबर 1978। उस दिन तेहरान में शाह की सेना ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी, दर्जनों लोग मारे गए। बस इस एक घटना ने आग में घी का काम किया और क्रांति को रोक पाना नामुमकिन हो गया। ब्लैक फ्राइडे के बाद तो जैसे हालात बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बदलने लगे। पूरे ईरान में प्रोटेस्ट और भी ज्यादा भड़क उठे। जनवरी 1979 आते आते शाह समझ गए कि अब खेल खत्म हो चुका है और वो देश छोड़कर भाग गए। और ठीक अगले महीने हीरो की तरह एंट्री हुई आयतुल्ला खुमैनी की, जो फ्रांस से अपने देश वापस लौटे। और खुमैनी की वापसी कोई मामूली बात नहीं थी। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 50 लाख। जी हां, अनुमान है कि लगभग 5 मिलियन लोग तेहरान के सड़कों पर थे अपने लीडर का स्वागत करने के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्रांति को लोगों का कितना जबरदस्त सपोर्ट हासिल था। अब यहां से कहानी एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसा इंटरनेशनल क्राइसिस जिसने अमेरिका और ईरान के रिश्तों की नई परिभाषा लिख दी, वो भी दुश्मनी की स्याही से। तो वो आखिरी चिंगारी क्या थी जिसने इस आग को भड़काया? वो था अमेरिका का एक फैसला। अमेरिका ने देश से भागे हुए शाह को कैंसर के इलाज के लिए अपने यहां पनाह दे दी। ईरान के लोगों के लिए ये एक धोखा था। उन्हें लगा कि अमेरिका फिर से शाह को सत्ता में वापस लाने की साजिश कर रहा है। और इसी गुस्से का नतीजा था तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला। कुछ ईरानी स्टूडेंट्स ने एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकी डिप्लोमैट्स और नागरिकों को बंधक बना लिया। और ये बंधक संकट कुछ घंटों या दिनों का नहीं था, ये पूरे 444 दिनों तक चला। अब देखिए, स्टूडेंट्स की मांग बिल्कुल सीधी थी, शाह को वापस ईरान भेजो ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। लेकिन अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। उल्टे अमेरिका ने ईरान के $12 बिलियन के एसेट्स फ्रीज कर दिए। इससे मामला सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझ गया। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो अमेरिका ने एक डेयरिंग प्लान बनाया, बल का प्रयोग करने का। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे मिशन की कहानी जो इम्पॉसिबल साबित हुआ, ऑपरेशन ईगल क्लॉ। प्लान सुनने में तो किसी हॉलीवुड मूवी जैसा था। स्टेप 1, एलीट कमांडोज ईरान के एक सुनसान रेगिस्तान कोड नेम डेजर्ट 1 में उतरेंगे। स्टेप 2, वहां से हेलीकॉप्टर्स उन्हें तेहरान ले जाएंगे। स्टेप 3, कमांडोज एम्बेसी पर धावा बोलेंगे और सभी 52 बंधकों को छुड़ाएंगे। और स्टेप 4,
हेलीकॉप्टर्स उन्हें पास के एक एयरफील्ड पर ले जाएंगे और वहां से वापस। सुनने में परफेक्ट लगता है ना? लेकिन जैसा अक्सर होता है, जो कुछ भी गलत हो सकता था वो हुआ। देखिए, मिशन के लिए कम से कम 6 हेलीकॉप्टर्स की जरूरत थी। भेजे गए 8, लेकिन एक में हाइड्रोलिक फेलियर हो गया, दूसरा एक अनएक्सपेक्टेड रेतीले तूफान में फंस गया, तीसरे का रोटर ब्लेड ही टूट गया। अब बचे सिर्फ 5 हेलीकॉप्टर। मतलब मिशन शुरू होने से पहले ही फेल हो चुका था, उसे रद्द करना पड़ा। और ये तबाही यहीं नहीं रुकी। वापसी की अफरा तफरी में एक हेलीकॉप्टर एक ट्रांसपोर्ट प्लेन से टकरा गया। इस हादसे में 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए। ये मिशन एक मिशन नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से आपदा बन चुका था। इस मिशन की नाकामी को समझाने के लिए एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। जब आपका दिन खराब हो तो ऊंट पर बैठे हुए भी कुत्ता काट लेता है। और ऑपरेशन ईगल क्लॉ के साथ बिल्कुल यही हुआ। तो इस पूरे संकट और असफल मिशन के बाद खुमैनी ने एक बात तय कर ली। ईरान को अब नए सिरे से गढ़ना होगा। और उन्होंने ईरान की सरकार और सेना दोनों का ढांचा ही बदल डाला। इस नए ईरान की नींव रखी गई विलायत-ए फकीह के सिद्धांत पर। अब ये क्या है? ये एक पॉलिटिकल थ्योरी है जिसके मुताबिक देश की अल्टीमेट अथॉरिटी एक सुप्रीम इस्लामिक लीडर के पास होती है और वो तब तक शासन करते हैं जब तक कि पैगंबर इमाम मेहदी की वापसी नहीं हो जाती। तो ये पावर स्ट्रक्चर काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले लोग 86 मेंबर्स की एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को चुनते हैं। फिर ये असेंबली देश के सुप्रीम लीडर को चुनती है, जिनके पास ईरान में फाइनल पावर होती है। लेकिन एक और बहुत पावरफुल बॉडी है, गार्जियन काउंसिल। इसे आप एक तरह से गेट कीपर समझ सकते हैं। ये 12 लोगों की काउंसिल है जो चुनाव में खड़े होने वाले हर कैंडिडेट को परखती है। और अगर उन्हें कोई कैंडिडेट सही नहीं लगता तो वो उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ये पक्का करते हैं कि सिर्फ वही लोग आगे बढ़ें जो इस्लामिक रिपब्लिक की सिद्धांतों से सहमत हों। पॉलिटिक्स के साथ साथ मिलिट्री में भी एक बड़ा बदलाव आया। एक नई फोर्स बनाई गई, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। ये देश की रेगुलर आर्मी से अलग थी। इसका मकसद था सीधे सीधे क्रांति और इस नए इस्लामिक सिस्टम की हिफाजत करना। तो एक अटूट दोस्ती से एक ऐसी गहरी दुश्मनी तक का ये सफ़र, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि एक क्रांति में इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया का नक्शा ही नहीं बल्कि देशों के रिश्ते भी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। ये सोचने वाली बात है ना?